पर करने वाले हैं हिस्ट्री के सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार टच होते हैं, वही क्वेश्चन को आज मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर क्या करना है कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर जो है कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ पर देख पाएंगे कि सब्जेक्टिव यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, कहता है कि पुरातत्व वह विधा है जिसमें प्राचीन काल मुख्यतः इतिहासपूर्ण काल की वस्तुओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता चले, यानी पुराने चीज़ जो है पाने के बाद उसका जो है ज्ञान पता चले कि ये कब का है और क्या क्या है। तो दोस्तों उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, उत्तर में दिया हुआ है। कह रहा है कि कार्बन 14 द्वारा काल निर्धारण की विधि का प्रयोग पुरातत्व, जीव विज्ञान, जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा जो है हम बता रहे हैं, जिस प्रक्रिया से यानी पुराने चीज़ों को जो है निकाल कर उसका जो है तिथि का यानी तिथि निर्धारण जो पता चलता है कि ये कब का है, किस साल का है, ये कितने पुराना है, ये उसी को हम लोग कहेंगे कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन 14 किसको कहेंगे, यानी तिथि निर्धारण की विधि को हम लोग सिंपल सी भाषा में कहेंगे, तिथि निर्धारण की विधि को कार्बन 14 कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कार्बन 12 एवं 14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। तो मध्य अनुपात निकाला जाता है, जैसे मैंने बताया आप सभी को, कार्बन के 2 स्थिर अरेडियोधर्मी समस्थानिक और कार्बन 12 माइनस प्लस में होते हैं। ठीक है, कभी माइनस भी होता है, कभी प्लस में भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्थिर रेडियोधर्मी समस्थानिक के अंश भी पृथ्वी पर मिलते हैं। अर्थात कार्बन 14 का एक निर्धारित मात्रा का नमूना 56-30 वर्ष के बाद आधी मात्रा को होता है। ऐसा रेडियोधर्मित क्षय होने के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की 2 विशेषताएं बताएं। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के 2 विशेषता बताने के लिए बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के स्नानघर के चारों ओर बरामदे होते थे, यानी बैठने के लिए होते थे। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्नानघर को पानी से भरने के लिए एक कुआं भी होता था। तो कुआं भी होता था। ठीक है, पानी भरने के लिए। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे जो है जितने सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ ये सारे वीवीआई हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर क्या कह रहा है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो महाजन पद क्या है और क्या समझते हैं आप उससे। क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्तर आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्य नगरों में लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। उसके बाद क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजन पद
नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यद्यपि महाजन पद के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु और क्या है कि पश्चाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजन पद महत्वपूर्ण महाजन पदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजन पदों का राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा या राजन कहलाता था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने जो है वीवीआई यानी स्टार पॉइंट अगर आप देंगे तो ये भी कम है। ठीक है। ये काफ़ी वीवीआई है और इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्या करके अशोक के धम्म के 2 सिद्धांतों को लिखें। तो अशोक के धम्म के 2 सिद्धांत क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। अशोक के धम्म के 2 सिद्धांत, तो नंबर 1 में है सत्य बोलना। मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। दिखावे की भक्ति से सत्य बोलना कहीं अच्छा है। तो दिखावे की भक्ति यानी जो दिखाता है कि हम पढ़ते हैं या फिर जो शरीफ हैं, तो उससे अच्छा है कि सत्य बोल देना अच्छा है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, अहिंसा। मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को दुख देना चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार बताएं। तो उत्तर में क्या है यहाँ पर, महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार। नंबर 1 है प्रजापत्य, दूसरा है प्रजापत्य विवाह, एक है गंधर्व विवाह। तो ये 2 प्रकार के विवाह जो है महाभारत में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये जो है 5 नंबरिया और 2 नंबरिया दोनों जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए हैं। अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पतन के 2 कारण लिखें। ये काफ़ी वीवीआई है, इसको भी जो है आप काफ़ी नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। तो यहाँ पर क्या है कि बौद्ध धर्म का विभाजन, स्प्लिट इन बौद्धिज्म। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के रूप में हो गया था। महायान शाखा को मूर्ति पूजा की छूट दी गई, जिसके फलस्वरूप कई लोगों ने फिर इस धर्म में प्रवेश पा लिया। ठीक है। जो पहले इसे छोड़ चुके थे वो भी जो है इस धर्म में आ चुके थे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, ये पतन के कारण। अब यहाँ पर क्या है कि बौद्ध मराठों एवं भ्रष्टाचार, मठों में सुख सुविधा मिल जाने तथा स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने की छूट दिए जाने के कारण मठों में भ्रष्टाचार फैल गया। भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ धार्मिक कार्यों की आड़ में विषय वासनाओं में लग गए थे। उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया था। ठीक है। इसके बाद सब त्याग तपस्या की आदर्श मिट्टी में मिल गए। गौतम बुद्ध के उपदेशों को भूलकर वे वासनाओं में लुप्त हो गए थे, जिससे समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये सारे जो है प्रभाव पड़े थे। ठीक है। अब यहाँ पर स्तूप क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर अर्धगोला बनाकर को स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो भवन जो है अर्धगोला बनाकर बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है, यानी स्तूप कहा गया है। ठीक है। ये किसने बनाया था, तो ये अशोक ने बनाया था। ठीक है। सांची और अमरावती के स्तूप विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो सांची और अमरावती, ठीक है, तो इस यानी दोनों राज्य में जो है अभी तक भी विश्व भर में स्तूप प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, आईने दहशाला पर अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आईने दहशाला पर अति या ये जो